जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ग्रेड 5 पर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन शॉट में रिवाइज करेंगे, जो अब तक मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक में करवा दिया है। यहाँ पर एक रिवीजन चैलेंज है आपके लिए। क्वेश्चंस के आने के बाद आप उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में आपका स्कोर क्या बनता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी है और किन जगहों पर आपको फोकस करना है। आप चाहे तो वीडियो को सेपरेटली भी देख सकते हैं। मैं उसका प्लेलिस्ट का वीडियोस आपको आई बटन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं और इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम और भी पार्ट्स लेकर आएंगे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, तो आपसे मिस ना हो जाए, तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड द ड्राफ्टिंग कमिटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन विच डेट? संविधान सभा ने भारत का प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, 29 अगस्त 1947 में। और द ड्राफ्टिंग कमेटी में जो थे वो 7 मेंबर थे एंड वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए वी ठक्कर। ठीक है, Ambedkar was elected as the chairman of the drafting committee during their first meeting on 30th August 1947. By the end of October 1947, the drafting committee had begun to scrutinize the text submitted by the constitutional advisor B.N. Rao. अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को हुई पहली बैठक में मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अक्टूबर 1947 के अंत तक मसौदा समिति ने संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत पाठ की जांच शुरू कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, मूल कर्तव्यों को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बाय यूनिफाइंग 562 प्रिंसली स्टेट्स? 562 रियासतों को मिलाकर भारत की राजनीतिक एकता के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूज्ड डिप्लोमेसी एंड परसुएशन टू इंटीग्रेट प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया. After India gained independence, Patel served as the first deputy prime minister and home minister. सरदार पटेल ने कूटनीति और समझौतों का उपयोग करके रियासतों का भारत में विलय कराया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटेल ने पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first finance minister of independent India? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर के शनमुखन चेट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी, आर के शनमुखन चेट्टी। ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 26 नवंबर 1947। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was passed by the British Parliament defining the powers and responsibilities of the East India Company? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। The Regulating Act of 1773 was the first British law to control the East India Company. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने वाला पहला ब्रिटिश कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक
भारत को किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 1950 में। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट मेकिंग इंडिया अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was sworn in as the first president of India. The Indian national flag was unfurled and a 21 गन सैल्यूट was fired। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और 21 तोपों की सलामी दी गई थी इस वक्त में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the president of the Constituent Assembly of India after independence? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of the Constituent Assembly of India after independence. He was also later elected as the first president of India in 1950. Sachidanand Sinha was initially the temporary president of the assembly. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बाद में उन्हें 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा शुरू में सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ही वॉज द टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन December 9, 1946। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पदभार संभाला। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द गिवन इज नोन एज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के सुलेखक यानी कैलीग्राफर के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैंड रोट द कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्यूटीफुल कैलीग्राफी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को सुंदर हस्तलिपि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज ऑफ व्हाट? भारतीय संविधान को गणतांत्रिक क्यों माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपब्लिकन बिकॉज इट एस्टैब्लिशेस एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट रादर देन अ हेरिडेटरी मोनार्क ensuring power rests with the people or their elected representatives। ठीक है, भारतीय संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि यह वंशानुगत राजा के बजाय एक निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति की स्थापना करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता जनता या उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 में। ठीक है, 1950 में। द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन January 26, 1950। दिस डे मार्क द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वर्न इन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था। इस दिन भारत के संविधान को अपनाया था और भारत गणराज्य की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इट वॉज सेटअप अंडर डैश। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसे किस योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मद्देनजर में रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। The cabinet mission plan proposed the formation of the Constituent Assembly. A cabinet mission was sent to India on 24th March 1946. A Constituent Assembly was first proposed by M.N. Roy in 1934. कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने रखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला प्रपोजल किसने रखा था? ठीक है, वो थे M.N. रॉय। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी विच हैड द टास्क टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था
जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है। जो 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनके नाम है, वो नाम मैं पढ़ देता हूँ एक बार। पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि वो चेयरमैन थे। उनके बाद है एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे के एम मुंशी। पांचवे थे मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे बी एल मित्तल, जिनको बाद में रिप्लेस किया एन माधव राव ने। और सातवें थे डीपी खैतान, जिसको बाद में रिप्लेस किया था टीटी कृष्णा मचारी ने। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द मेन ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदा तैयार करने वाला कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर। आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय गोपाल स्वामी अयंगर एंड लेटर रिवोक्ड इन 2019। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। इसे गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था और 2019 में इसे निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट डिड जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की स्थिति को पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 13 दिसंबर 1946। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 आफ्टर एक्सटेंसिव डिबेट्स. The resolution laid down the guiding principles and philosophy for the Constitution of India, which later formed the basis of the preamble. संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को व्यापक बहस के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया था। इस प्रस्ताव में भारत के संविधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और दर्शन निर्धारित किए गए थे, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना था, जो कि प्रियम्बल का बेसिस बना था बाद में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स approximately of debate, the Constitution of India was signed. भारत के संविधान पर चर्चा के बाद लगभग कितने वर्षों में इसे हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल बाद। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, दैट इज 2 ईयर्स 11 months and 17 days to be precise, to complete its historic task of drafting the Constitution for independent India. स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को लगभग 3 वर्ष, सटीक रूप से कहें तो 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में, 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950, मार्किंग द डे एज रिपब्लिक डे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डैश द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डैश भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया और लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। The Indian Constitution was adopted on November 26, 1949, but came into force on January 26, 1950, a date now celebrated as Republic Day. भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first foreign minister of independent India? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो हेल्ड द पोजीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर? भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम। जगजीवन राम, पॉपुलरली नोन एज बाबूजी, was an Indian independence activist and politician who served as a minister with the various portfolios for over 30 years, making him the longest serving union cabinet minister in Indian history. जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में सेवा की, जिससे वे भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन इज व्हाट?
भारतीय संविधान में लागू होने के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 395। ठीक है, 395 थे। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया had 395 articles and was divided into 22 parts and 8 schedules. लेकिन जो द करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और ये 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित थे। वर्तमान भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज डिवाइडेड इंटू डैश चैप्टर्स। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसे डैश अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22। ठीक है, 22। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया had 395 articles and was divided into 22 parts and 8 schedules. The current Indian constitution has 448 articles, 25 parts and 12 schedules. भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और ये 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित थे। वर्तमान भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was 26 जनवरी called in India before 1947? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता था। बिफोर 1947 जनवरी 26 was observed as पूर्ण स्वराज डे और इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। This date commemorates the Indian National Congress's declaration of complete independence from British rule on January 26, 1930, following the Purna Swaraj resolution passed at the Lahore session in December 1929. It marked the beginning of a nationwide campaign for full self-rule, urging Indians to observe the day as a symbol of the national struggle. 1947 से पहले 26 जनवरी को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की याद दिलाता है। इसमें पूर्ण स्वशासन के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसमें भारतीयों से इस दिन को राष्ट्रीय संघर्ष के प्रतीक के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड ऑन विच डे? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसमें डॉक्टर सचिंद्रन सिन्हा वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज्ड? संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1946 में। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held on December 9, 1946 in the Constitution Hall, which is now known as the Central Hall of Parliament House in New Delhi. भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में आयोजित किया गया था, जिसे अब नई दिल्ली में संसद भवन के केंद्र कक्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the deputy chairman of the Constituent Assembly which drafted the Indian Constitution? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द थर्ड गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल आफ्टर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक विद पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। एच.सी. मुखर्जी भारत के विभाजन से पहले भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और भारत के गणराज्य बनने के बाद विभाजन के साथ भारत और पाकिस्तान में बंटने के बाद पश्चिम बंगाल के तीसरे राज्यपाल बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज कब अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 में। ओके, इन 1931 a resolution was approved accepting the tricolor flag as our national flag. पिंगली वेंकैया डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, 1931 में एक प्रस्ताव पारित करके तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकारा गया था। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया था।
केसरिया रंग जो है वो साहस, बलिदान और त्याग की भावना का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग जो है वो शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, और हरा रंग जो था वो उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑन जनवरी 26, 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कई संविधानों का मिश्रण है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज with significant borrowings from the United Kingdom, particularly regarding parliamentary democracy and legal traditions, as well as other countries like the United States, Ireland, South Africa and Soviet Union. काफी सारे कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस को मिलाकर उनसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसीलिए ये एक मिक्सचर है मेनी कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर, 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949। ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर भारतीय संविधान के 1949 में अपनाए जाने के याद में मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। The Constitution of India, adopted on November 26, 1949 and enforced on January 26, 1950, is the supreme law of the country, outlining governance, rights and duties and establishing India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. भारत का संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, देश का सर्वोच्च कानून है जो शासन, अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ड्राफ्टिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन 1934। एम.एन. रॉय 1934 में भारत के संविधान के मसौदे के लिए संविधान सभा के विचार का सुझाव देने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप हम लोग ने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप अनलाइक कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स। ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो अमेरिका जैसे देशों से भिन्न है। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The feature of quasi-federal government system in the Constitution of India is borrowed from the Constitution of which country? भारत के संविधान में क्वासी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोरोड फीचर्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज? भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10। ठीक है, 10 कंट्रीज से ली गई हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फीचर्स फ्रॉम अराउंड 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूके, यूएसए, कनाडा एंड अदर्स। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए लगभग 10 देशों से विशेषताएं उधार ली हैं जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और अन्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेयर द कोर्ट कैन रिव्यू
laws for constitutionality was borrowed from the USA. Which country's constitution has been considered by India for the principles of liberty, equality and fraternity? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत के लिए भारत ने किस देश से संविधान को माना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस. The principles of liberty, equality and fraternity were taken from the French Revolution and reflected in the preamble of the Indian Constitution. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क. ठीक है, डेनमार्क के संविधान से हम लोग ने कुछ भी नहीं लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका. ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड टू की प्रोविजंस फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला कौन सा है? द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दूसरा कौन सा है? द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दो प्रमुख प्रावधान अपनाए: संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव. ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख भी लीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव द प्रोविजन ऑफ अ 5-year प्लान? भारतीय संविधान ने 5 वर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर. ठीक है, सोवियत संघ. इंडियाज फर्स्ट 5-year प्लान इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1951 टू 1956 बेस्ड ऑन द हैरोड-डोमार मॉडल focused on boosting agricultural production, price stability, and enhancing power and transport infrastructure. Despite initial challenges, the plan achieved a growth rate exceeding its target, with an actual growth of 3.6% compared to the 2.1% target. भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 1956 तक लागू की गई थी, हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना तथा ऊर्जा और परिवहन ढांचे को मजबूत करना था. प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद इस योजना ने अपने लक्ष्य से अधिक विकास दर हासिल की. जहां लक्ष्य 2.1% था, वही वास्तविक वृद्धि 3.6% रही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन? भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड सेवरल फीचर्स फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, the impeachment of the president and the post of the vice president. Additionally, the procedure for removing Supreme Court and High Court judges was also borrowed from the US. भारतीय संविधान ने अमेरिका संविधान से कई विशेषताएं अपनाई हैं, जिनमें मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद शामिल है. इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कानून का शासन का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड सेवरल फीचर फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, द कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म. भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से कई विशेषताएं अपनाई हैं, जिनमें संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विशेष अधिकार रेट्स, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था शामिल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रोविजन ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत संविधान में पहले पास होने वाला प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम वेयर द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. पहले पास होने वाला चुनावी प्रणाली जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. The section on fundamental duties in the Indian Constitution has been adopted from dash. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान डैश से लिया गया है.
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया, सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है। इसको यूज किया जाता है जब डिक्लेयर ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान घोषित किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 इम्पोज्ड व्हेन अ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स, ताकि प्रेसिडेंट रूल वहां पे लग जाता है। किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर लगाया जाता है, उसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं हम लोग, आर्टिकल 356 को। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 है, प्रोक्लेम्ड इफ इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट इज थ्रेटेंड। ये तब लगाया जाता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या फिर ऋण की खतरा होने पर घोषित किया जाता है इसको, ठीक है। अब हम लोग कुछ आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन at the expiration of every 5th year or at such earlier time as the president considers necessary? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वित्त आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 280। आर्टिकल 112 जो है वो रिलेट करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जो कि यूनियन बजट प्रेजेंट करता है इन पार्लियामेंट। Article 395 repeals the Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947, establishing the Constitution as the supreme law. भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त करता है अनुच्छेद 395 और संविधान को सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित करता है। और अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330 रिजर्व लोकसभा सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीटें को आरक्षित करना 330 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन विच ओरिजिनली हैड डैश आर्टिकल्स। भारतीय संविधान अपने अंगीकरण के समय सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूल रूप से डैश अनुच्छेद थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 395, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे। एज ऑफ अप्रैल 2022 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 448 आर्टिकल्स अलॉन्ग विद 12 शेड्यूल्स, ठीक है। अप्रैल 2022 तक भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ बजट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट का हिस्सा होता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 112, ठीक है। आर्टिकल 340 प्रोवाइड्स फॉर अ कमीशन टू एग्जामिन द स्टेटस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और उनके उत्थान के लिए उपाय सुझाने के लिए एक आयोग का प्रावधान करता है। आर्टिकल 280 एस्टैब्लिशेस द फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड हाउ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अनुच्छेद 280 केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों को कैसे साझा किया जाए इसकी सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना करता है। और आर्टिकल 395 रिपील्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ। अनुच्छेद 395 भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त करता है जिससे संविधान सर्वोच्च कानून बन जाता है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has a provision that mandates the reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribe in the House of the People. भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 330, ठीक है, आर्टिकल 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑन अप्रैल 2022 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डैश आर्टिकल्स विद 12 शेड्यूल्स। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको बताया था, अप्रैल 2022 तक भारतीय संविधान में डैश अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 448, ठीक है, 448। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ सीट्स रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य
और संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है, चौथी अनुसूची में। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट। फिफ्थ शेड्यूल में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स एक्सेप्ट एरियाज अंडर सिक्स शेड्यूल। और सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम वाया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। पहली अनुसूची में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी क्षेत्रीय सीमा के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन है, छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर। छठी अनुसूची में क्या है? स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ग्रुप्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 22, ठीक है, 22 भाग में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम फॉलोइंग। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 40, ठीक है। बाकी जो तीनों आर्टिकल है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14, ये तीनों ही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। जैसे मैं देख पा रहे हैं यहाँ पर, आर्टिकल 19 गारंटीज 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स टू सिटीजन्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड मूवमेंट। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे बोलने, एकत्र होने और आवागमन की स्वतंत्रता उसमें है। आर्टिकल 14 इंश्योर्स क्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज फॉर एवरीवन इन इंडिया। अनुच्छेद 14 में भारत के सभी के लिए कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। जबकि आर्टिकल 21 बताता है कि प्रोटेक्ट्स द राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी पर्सन। अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, आर्टिकल 21, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आर्टिकल 40 में है क्या, ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑन 30 जून 2022 हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 शेड्यूल के लिस्ट, 12 अनुसूची के लिस्ट, और उसमें क्या क्या है। पहले में जैसे नेम एंड टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड में प्रोविजन रिलेटिंग टू सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड जजेस। इस तरह से 12 आपके दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर पॉज करके आप एक जगह पे लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम किस अनुसूची में उल्लिखित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, पहली अनुसूची। आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर ये सारा लिस्ट आपको दिया हुआ है। तो ये पहले वाले में ही है कि नेम एंड टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो दिया हुआ है वो इसी क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द यूनियन टेरिटरीज। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्ट 8, ठीक है। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। पार्ट 2 जो है वो डील करता है सिटीजनशिप से, नागरिकता से संबंधित है पार्ट 2। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डील करता है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, पार्ट 4। अब पार्ट 10 जो है वो डील करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के साथ, ठीक है। पार्ट 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, पार्ट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्लूड इन और एक्सक्लूड कास्ट, रेस, ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। भारतीय संसद के अनुसूचित जातियों की सूची में जाति, नस्ल या जनजातियों को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 341, ठीक है। आर्टिकल 332 जो है वो SC/ST सीट रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबली से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन और आर्टिकल 355 यूनियन मस्ट प्रोटेक्ट स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में SC/ST सीट से आरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 355 संघ को राज्यों की रक्षा करनी चाहिए, ये उसमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया आर कंटेन्ड इन द डैश। भारत संघ के एक मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ पत्र के रूप में किस अनुसूची में विवरण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्ड शेड्यूल, ठीक है, तीसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप, जैसे मैंने बताया, नागरिकता पर है। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। और पार्ट 5 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि पार्ट संघ सरकार की, केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों के बारे में बताता है। स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा विषय सहवर्ती सूची में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉरेस्ट, यानी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच लिस्ट इज एजुकेशन प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी सहवर्ती सूची में। ठीक है, एजुकेशन इज प्लेस्ड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, मीनिंग बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट। शिक्षा सहवर्ती सूची में रखी गई है, अर्थात संसद और राज्य विधानसभाएं इस विषय पर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू डैश स्टेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में डैश राज्य को विशेष दर्जा का प्रदान दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। आर्टिकल 371 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट्स ऑफ नागालैंड safeguarding Naga social, religious and customary practices including land ownership and administration of justice. It was added to the 13th Constitutional Amendment Act 1962. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो नागा सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रथाओं की सुरक्षा करता है, जिसमें भूमि स्वामित्व और न्याय प्रशासन भी शामिल है। इसे संविधान अधिनियम 1962 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि 13वीं संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट गॉट स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 इन पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which includes special provisions related to temporary councils and etc. भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है जिसमें अस्थायी परिषदों से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन located in part 21 grants special provision and powers to 12 specific states and regions. Article 371 to Article 371J in part 21 of the constitution contains special provision for 12 states, that is Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जो भाग 21 में विस्तृत है 12 विशिष्ट राज्यों और क्षेत्रों को विशेष प्रावधान और शक्तियां प्रदान करता है। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड दैट एन इंटरस्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि अंतर राज्य परिषद एक राष्ट्रपति आदेश द्वारा बनाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 263। आर्टिकल 265 जो है वो नो टैक्स कैन बी लीवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अनुच्छेद 265 में कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता या वसूला नहीं जा सकता है। आर्टिकल 271 पार्लियामेंट्स कैन लीवाई अ सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस फॉर यूनियन पर्पसेस। अनुच्छेद 271 संसद संघ के उद्देश्यों के लिए कुछ करों पर अधिभार लगा सकती है। अनुच्छेद 275 बताता है कि संघ द्वारा कुछ राज्यों को सहायता का अनुदान। आर्टिकल 275 ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज आर्टिकल 35A एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954 में। ठीक है, 1954 में। आर्टिकल 35A वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1954 गिविंग स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में 1954 में जोड़ा गया था, जिससे जम्मू और कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन सर्विसेज इन आर्टिकल 336? अनुच्छेद 336 में किस समुदाय को कुछ विशेष सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान प्राप्त हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय। Article 336 of the Indian Constitution deals with special provisions for the Anglo-Indian community in certain services.
It outlines a phased reduction in reserve post for Anglo-Indians in specific union services, that is railway, customs, postal and telegraph over a period of 10 years. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें से विशेष केंद्र सेवाओं जैसे रेलवे, कस्टम्स, डाक और टेलीग्राफ में एंग्लो इंडियनों के लिए आरक्षित पदों में 10 वर्षों के भीतर चरणबद्ध कमी की रूपरेखा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, द 10th शेड्यूल डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के कारण संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों को संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स does not follow the 6th schedule of the constitution which deals with administration and control of tribal areas। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड इज नॉट गवर्न्ड बाय द 6th schedule as it has special provisions under article 371A। नागालैंड 6ठी अनुसूची के तहत शासित नहीं है क्योंकि इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट गवर्न्ड बाय द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शासित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज नॉट गवर्न्ड बाय द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल अदर स्टेट्स लाइक मेघालय एंड मिजोरम आर गवर्न्ड बाय इट। अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है जबकि मेघालय और मिजोरम जैसे अन्य राज्य इसके तहत शासित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्पीकर विल हैव द फाइनल कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन द हाउस। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यदि सदन में वोटों की संख्या समान हो तो अध्यक्ष का अंतिम वोट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 100। ठीक है, आर्टिकल 100। आर्टिकल 101 डील्स विद द वेकेशन ऑफ सीट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स इन पार्लियामेंट। अनुच्छेद 101 संसद में सदस्यों की सीटें खाली करने और उन्हें अयोग्य ठहराने से संबंधित है। आर्टिकल 104 पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग एज अ मेंबर व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। अनुच्छेद 104 अयोग्य होने या अयोग्य ठहराए जाने पर सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने के लिए दंड यानी पेनल्टी वहां पर है। आर्टिकल 105 पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां के बारे में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू डैश the parliament amended the constitution and inserted secular, socialist and integrity in the preamble of the constitution। डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन कर प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 368। ठीक है, 368 अनुच्छेद के तहत पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The word secular was added to the preamble of the Constitution of India in the Dash Amendment Act। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The words socialist, secular and integrity were added in the preamble of the Indian Constitution by which amendment। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड व्हाट। संविधान में वह प्रारंभिक वक्तव्य जो संविधान के उद्देश्य और मार्गदर्शक मूल्यों को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रीएम्बल। ठीक है, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशव नंदा भारती केस इन 1973 स्टेम्ड द क्वेश्चन दैट द प्रीएम्बल कैन डैश। 1973 के केशव नंदा भारती मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना डैश की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी, अमेंडेड। ठीक है, संशोधित की जा सकती है। अगला सवाल। डैश डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। डैश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का प्रस्तावना यह डिस्क्राइब करता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वे द वर्ड्स
सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1976 में, ठीक है, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म सोशलिज्म डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे प्रेरित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, रूसी क्रांति। अगला सवाल, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द थॉट्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान निर्माताओं के विचार प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रियम्बल में, ठीक है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट्स एंड आइडियल्स ऑफ इट्स मेकर्स? संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावना और आदर्शों को दर्शाता है? इसका पिछला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियम्बल, ठीक है, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड रिपब्लिक यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिकेट्स व्हाट? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हेड ऑफ द कंट्री इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, देश का प्रमुख निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ओके अब हम लोग कुछ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज्ड टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of Indian Constitution describes the details for new state formation, alteration of boundaries, etc. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के निर्माण, सीमाओं के परिवर्तन आदि का विवरण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ठीक है, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द 29 स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014? 2014 में बना भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला सवाल, तेलंगाना इज द डैश स्टेट ऑफ इंडिया? तेलंगाना भारत का डैश राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन फॉर्म्ड रिसेंटली? निम्नलिखित में से हाल ही में कौन सा राज्य बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन आवर कंट्री आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना बनने के बाद हमारे देश में राज्यों की संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 28। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। तेलंगाना जैसे पिछले क्वेश्चंस में देखा वो 29 स्टेट बना, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अभी इंडिया में 28 ही है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को जब रीऑर्गेनाइज किया गया तो वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से 28 आपके हो गए स्टेट्स और 8 हो गए आपके यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इंडिया में तेलंगाना के बाद, तो आप इसको 28 ही मार्क करिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना वाज फॉर्म्ड एज अ जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एंटिटी ऑन 2 जून 2014 डैश एज द स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तेलंगाना 2 जून 2014 के बाद संघ का डैश राज्य बना, तो ये अभी सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट रिटन दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ठीक है, अनुच्छेद 1 में लिखा है ये। अगला सवाल, द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वेर क्रिएटेड इन डैश? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य किस वर्ष बनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1960 में, ठीक है, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेर क्रिएटेड इन द ईयर डैश? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य किस वर्ष बनाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2000, ठीक है, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डैश? ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में डैश में शामिल हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1950 में, ठीक है, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया इन 1949? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1949 में भारत का हिस्सा बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 21, 1972? डैश 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। अगला सवाल देखते हैं। व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया? सिक्किम कब भारत का राज्य बना? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 में, ठीक है, 1975 में। अगला सवाल,
इन विच ईयर गोवा वॉज गिवन द ऑप्शन टू मर्ज विद महाराष्ट्र? किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1967 में, ठीक है, 1967 में। अब हम लोग सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ द पर्सन इज ऑर्डिनरीली अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर डैश ईयर्स। कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वो सामान्य रूप से भारत में डैश वर्षों से निवास कर रहा हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 ईयर्स, ठीक है, 12 वर्षों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, any person who has after the dash migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार जो व्यक्ति डैश के बाद भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवास कर गया उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 मार्च 1947। ओके, एज पर आर्टिकल 6 क्लॉज बी सब क्लॉज आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, every person has a right to citizenship of India if he or she migrated from Pakistan before the dash and he or she has ordinarily been resident in the territory of India since the date of his or her migration। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 क्लॉज बी सब क्लॉज आई के अनुसार यदि कोई व्यक्ति डैश से पहले पाकिस्तान से भारत आया और प्रवास की तिथि से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता का अधिकार है। तो वो कौन से डेट के पहले होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 19 जुलाई 1948, ठीक है, उसके पहले। आर्टिकल्स 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डैश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता से संबंधित है 5 से 11 आर्टिकल्स, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Which act has provisions relating to citizenship and loss of citizenship? संविधान लागू होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following mentions पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 2 का उल्लेख करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का शर्त नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रॉपर्टी एक्विजिशन, ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण के तहत आप सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर्स राइट टू लाइफ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार को कवर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ठीक है, अनुच्छेद 21। अगला सवाल देखते हैं। द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आर्टिकल डैश इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इन 2002 बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद डैश जोड़कर जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21A, ठीक है, अनुच्छेद 21A। अगला सवाल देखते हैं। By which of the following amendments was the right to education included in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 86वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इंश्राइंड? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ठीक है, अनुच्छेद 14। अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इज मैंडेटरी अप टू द एज ऑफ व्हाट? भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु तक अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 14 ईयर्स, ठीक है, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू प्रिवेसी इज मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस भाग में निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्ट 3 में, ठीक है, भाग 3 में। अगला सवाल देखते हैं। द राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड का निजता का अधिकार अभिन्न अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए 2010, ठीक है, 2010 में। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू वोट, ठीक है, मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, निजता का अधिकार। ओके, अगला सवाल देखते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइज अंडर डैश, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा डैश के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29, ठीक है, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution is related with protection in respect of conviction for offences, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 20, ठीक है, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड अंडर डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मानव तस्करी पर रोक डैश के अंतर्गत लगाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 23, ठीक है, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 23 टू 24, ठीक है, अनुच्छेद 23-24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that no discrimination can be made against a citizen on ground of only race, religion, caste or place of birth or any of them, भारतीय संविधान का डैश यह प्रावधान करता है कि किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 15, ठीक है, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज in matters relating to public employment and permits the state to make provision for the reservation of posts in favor of backward classes, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 16, ठीक है, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following fundamental rights is mentioned in Article 32 of the Indian Constitution, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द डैश, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, समानता का अधिकार। अभी कुछ देर पहले आर्टिकल 15 से रिलेटेड पढ़े थे हम लोग, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की गारंटी देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 18, ठीक है, अनुच्छेद 18। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निरोधात्मक नजरबंदी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 22, ठीक है, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? अभी कुछ देर पहले इसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 16, ठीक है, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, टू विच इज आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस रिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, सार्वजनिक प्राधिकरण को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश है रिट ऑफ मैंडेमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in the fundamental rights described in the Constitution of India,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के वर्णित मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट डज द रिट हेबियस कॉर्पस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम लिटरली मीन? भारतीय न्याय प्रणाली में हेबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यू शैल हैव द बॉडी, तुम्हें शरीर प्रस्तुत करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which year Article 21A has been included through the 86th Amendment of the Constitution of India, under which the provision of free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years is considered as a fundamental right? किस वर्ष भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2002, ठीक है, 2002 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के बारे में सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ये न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, promoting education and economic interests of weaker section of the society, especially the scheduled caste and scheduled tribes, comes under which of the following? समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following articles of the Indian Constitution is directed to establish living wage etc. for workers? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए जीवित वेतन आदि स्थापित करने का निर्देश देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 43, ठीक है, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which article of the Indian Constitution deals with the provision of protection of monuments and places and objects of national importance? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 49, ठीक है, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के भाग 4 से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India deals with the uniform civil code for the citizens? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 44, ठीक है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following parts of the Indian Constitution the executive is separated from the judiciary? भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्ट 4, ठीक है, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 50, ठीक है, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डैश? समान नागरिक संहिता के प्रावधान भारतीय संविधान के डैश में उल्लिखित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्ट 4 में, ठीक है, भाग 4 में उल्लिखित है। अगला सवाल, under which article of the Indian Constitution is the state directed to promote the welfare of the people by securing a social order permeated by justice? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को न्याय के परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 38, ठीक है, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which article of the constitution directs the state to organize village panchayats and endow them with powers for self government? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वशासन के लिए अधिकार देने का निर्देश देता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 40, ठीक है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ? कौन सा निर्देशात्मक सिद्धांत राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 47, ठीक है, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the directive principles emphasizes the promotion of educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section? निर्देशात्मक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर बल देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 46, ठीक है, अनुच्छेद 46। अब हम लोग कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेर अडॉप्टेड फ्रॉम द डैश। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किससे अपनाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसएसआर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन विच ईयर? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा किस वर्ष जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1976 में, ठीक है, 1976 में। अगला सवाल। As on the July 2022, how many fundamental duties are there in the Indian Constitution? जुलाई 2022 तक भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11, ठीक है, टोटल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर फाउंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डैश इन द ईयर 1976 थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में डैश के अंतर्गत 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A। इसका पिछला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per Article 51A of D of the Constitution of India, डैश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A D के अनुसार डैश क्या है उसके अंदर में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अ सिटीजन मस्ट डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। एक नागरिक को देश की रक्षा करनी चाहिए और जब बुलाया जाए तो राष्ट्र सेवा देनी चाहिए। यही आर्टिकल 51A ऑफ डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the total number of fundamental duties present in Part 4A of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के भाग 4A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11, ठीक है, टोटल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2002 में, ठीक है, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोर फंडामेंटल ड्यूटी और ड्यूटीज हैड बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में कितने और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, ठीक है, 1। दिस न्यू ड्यूटी enshrined in Article 51A of K focused on providing opportunity for education to children between the ages of 6 and 14। यह नया कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A ऑफ के में निहित है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है, ठीक है, यही जोड़ा गया था इन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने ही ये रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेरेंट्स और गार्डियंस रिगार्डिंग एजुकेशन? मौलिक कर्तव्यों के अनुसार माता पिता या अभिभावकों से शिक्षा के संबंध में क्या अपेक्षित है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एजेस 6 एंड 14। 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चे या पालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यही एक्सपेक्ट किया जाता है पेरेंट्स और गार्डियन से रिगार्डिंग एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fundamental duty emphasizes promoting harmony and renouncing practices derogatory to the dignity of women? कौन सा मौलिक कर्तव्य सद्भाव को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा के अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने पर बल देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A ऑफ ई, ठीक है, अनुच्छेद 51A ऑफ ई। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज इज प्रिपेयर्ड बाय डैश? भारत में जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का महाभियोग लगाया जाना है तो आरोप डैश द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution deals with the oath or affirmation by the president? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 60, ठीक है, आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which article of the Indian Constitution is related with the executive power of the union? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 53, ठीक है, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद को विशेष अभिभाषण देने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 87, ठीक है, अनुच्छेद 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is related with the right of president to address and send messages to house? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 86, ठीक है, अनुच्छेद 86। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन द चार्ज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रभार कौन संभालता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्कसेस द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 111, ठीक है, आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज व्हाट? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 35 ईयर्स, ठीक है, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुड हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पार्लियामेंट, ठीक है, संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू हुम? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 61, ठीक है, अनुच्छेद 61। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ही कैनॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स ऑफ विच कम्युनिटी इन द लोकसभा? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये इस चीज़ को हटा दिया गया था कि प्रेसिडेंट अब 2 लोगों को जो
कम्युनिटी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से सिलेक्ट करते थे, नॉमिनेट करते थे, वो चीज़ किस अमेंडमेंट एक्ट से हट गया है? ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। लेकिन अभी जो रिसेंट है, अब वो 0 हो गया है। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ पिछले सवाल में मैंने पूछा था कि आप मुझे बताइएगा वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 56। ठीक है, अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर अनअवेलेबल? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज हुम? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वराहगिरी वेंकटगिरी। ठीक है, वीवी गिरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग दीज टूक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर राजेंद्र प्रसाद? निम्नलिखित में से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनाथ कोविंद इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 14। तो इसके बाद जो 15th है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, वो अभी करंट है। रामनाथ कोविंद जी इनके पहले थे। ओके, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मिसाइल मैन? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, श्रीनीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल किस दिन से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डे ही अज्यूम चार्जेस। ठीक है, जिस दिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, संभाला, उस दिन से ही उनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डेट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट टुक ऑफिस फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म? निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम समय के लिए पद संभाला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा? राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। लेकिन अब वो 14 नहीं है, अब वो 12 है। ओके, 12 है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 12। ओके, अगर ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर्स है, मैं जैसे बता रहा हूँ, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर 14 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे लोकसभा में, लेकिन अब वो 0 हो गया है, जिसकी वजह से राज्यसभा में सिर्फ 12 होते हैं। ठीक है, लोकसभा में एक भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है,
अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कितने वर्षों के लिए कार्यभार संभाला था प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस इफेक्ट्स लास्ट फॉर? राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्रावकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 123, ठीक है, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में किस प्रकार की आपातकाल का उल्लेख नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जुडिशियल इमरजेंसी, ठीक है, न्यायिक आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 35 वर्ष। कुछ देर पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द प्रोसीडिंग्स वैलिड इज कॉल्ड डैश? संसद में प्रत्येक सदन में कार्यवाही को वैध बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन होम? भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल। विच बॉडी इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदन मिलकर ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड? भारत में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 में। तो दोस्तों ये रहे पॉलिटी के 200 प्लस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा और आप आगे के लिए और भी मेहनत करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर करिएगा जो आपके साथ ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए और भी पार्ट्स लेकर आएंगे जैसे मैंने बताया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि उनके अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।